आप में से बहुत से लोगों की H1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। एक तरफ है एनआरआईज को वापस बुलाने के मीम्स और दूसरी तरफ है मुंह के बल गिरती हमारी फॉरेन पॉलिसी। इनके बीच फंस गए हैं H1B वीजा पर यूएस गए 5 लाख से ज्यादा भारतीय। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि H1B का ये चेंज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हर साल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले 15 लाख स्टूडेंट्स अब कहां जाएंगे? ग्लोबलाइजेशन का गुब्बारा फट गया है। कितना आपको सुनहरे सपने दिखाए गए, बड़े बड़े वादे किए गए। इस ग्लोबलाइज दुनिया में मेरिट की, स्किल की कदर होती है। कोई भी कहीं भी अपनी किस्मत चमका सकता है। दुनिया के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। आ जाओ और अपना अपना शेयर ले जाओ। बट इस हफ्ते ये सब बातें बेमानी हो गई। एक तरफ है एनआरआईज को वापस बुलाने के मीम्स और दूसरी तरफ है मुंह के बल गिरती हमारी फॉरेन पॉलिसी। इनके बीच फंस गए हैं H1B वीजा पर यूएस गए 5 लाख से ज्यादा भारतीय। क्या है ये H1B वीजा का मामला और आईटी सेक्टर पर इसका क्या असर होगा? लेट कैपिटलिज्म के इस दौर में ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन कैसे बदल रहे हैं, आइए बात करते हैं। राहुल गांधी से पहले ट्रंप ने एच बॉम्ब फोड़ दिया। H1B वीजा की फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया। पहले H1B वीजा की कॉस्ट 1,700 से $4,500 के बीच लगती थी। अब अगर यूएस की कंपनियां बाहर से लोगों को हायर करती हैं तो उनको हर H1B एम्प्लॉय के लिए $1 लाख या करीब 88 लाख रुपए यूएस गवर्नमेंट को देने होंगे। 21 सितंबर से लागू हुआ ये नियम बस नए वीजा पर लगेगा और हर साल नहीं लगेगा। तो जो पहले से H1B वीजा पर यूएस में रह रहे हैं उन्हें फिलहाल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे काम करता है ये H1B वीजा? ये वीजा कुछ ही फील्ड्स में, स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में काम कर रहे लोगों को दिया जाता है, जैसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। शुरुआत में 3 साल के लिए और फिर 6 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इंडिया में इसकी इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस वीजा पर 70% भारतीय ही यूएस पे काम कर रहे हैं। हर साल लॉटरी बेसिस पर 85,000 वीजा दिए जा रहे हैं। इनमें से 2024 में 71% वीजा भारतीयों को मिले हैं। चाइनीज नंबर 2 पर आए विद 11.7%। चलो कहीं तो चाइना से आगे निकले। जनवरी 2025 की एक रिपोर्ट के हिसाब से यूएस में लगभग 7,30,000 H1B वीजा होल्डर्स हैं। इनके साथ करीब 5,50,000 डिपेंडेंट्स भी हैं। ये भी देखने वाली बात है कि कौन सी कंपनीज H1B वीजा पे ज्यादा हायर कर रही थी। 2009 से 2025 के बीच टॉप पे हैं TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और विप्रो। यस, ऑल इंडियन कंपनीज। यूएस में अपने ऑफिसेस चलाने के लिए इंडियन कंपनीज इंडियंस को ही हायर करना प्रेफर करती हैं। बट ओवर द इयर्स पैटर्न चेंज भी हुआ है। अब सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन भी इंडियन वर्कर्स को ज्यादा हायर करने लगे हैं। मतलब अमेरिकन वर्कर्स के मुकाबले कम सैलरी पर लोगों को हायर करने के फायदे अमेरिकन कंपनीज ने भी सीख लिए हैं। अपने पहले टर्म के दौरान ट्रंप ने H1B वीजा प्रोग्राम को अमेरिकन वर्कर्स के लिए वेरी बैड कहा। आपको शायद याद हो 2020 के जाते जाते भी उन्होंने एक बार H1B वीजा पर बैन भी लगाया था। तब फेडरल कोर्ट ने उसे ओवरटर्न कर दिया था। उसी दौरान टॉप इंडियन कंपनीज ने ज्यादा अमेरिकन को हायर करना शुरू किया। जनवरी 2025 में TCS जैसी कंपनी को क्लैरिफाई करना पड़ा कि उनके आधे से ज्यादा वर्कर्स लोकल हैं, यानी कि अमेरिकन हैं। एक तरफ आपने सुना होगा कि इंडियंस पर H1B प्रोग्राम को मैनिपुलेट करने के आरोप लगते रहते हैं, पर दूसरी तरफ वीजा पर काम करने वालों का एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। अक्सर वीजा पे काम करने वाले एम्प्लॉयज से ज्यादा काम लिया जाता है। उनके काम के घंटे अमेरिकन वर्कर्स की तुलना में ज्यादा होते हैं। उनको ये डर रहता है कि कुछ भी गलती हुई तो कहीं कंपनी वीजा रद्द ना कर दे। एक्सप्लॉयटेशन के बावजूद अब तक लाखों भारतीय अमेरिका में जाने और बसने का सपना देखते रहे हैं, क्योंकि बिग अमेरिकन ड्रीम वाकई साधारण परिवारों के बच्चों को एक सुनहरा मौका दे रहा था।
वो विदेश में नौकरी करके वापस अपने घर वालों को भी मदद कर रहे थे। अमेरिका से इंडिया में काफी रेमिटेंस मिल रहा था। साल 2024-25 में दूसरे देशों में काम करने वाले भारतीयों ने टोटल 11.93 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस वापस अपने देश में भेजा। इसमें से 3.30 लाख करोड़ रुपया अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भेजा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब H1B वीजा रेस्ट्रिक्शन से यूएस से आने वाला रेमिटेंस घटकर 33,000 से 49,000 करोड़ के बीच ही रह जाएगा। H1B वीजा में इस चेंज के आते ही आईटी कंपनीज के स्टॉक भी गिरने लगे। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री $238 बिलियन की इंडस्ट्री है। टीसीएस, इन्फोसिस और HCL के शेयर 2% गिरे, तो वहीं विप्रो के 3% और टेक महिंद्रा के 6%। थोड़े से परसेंटेज के गिरने से भी शेयर के इवैल्यूएशन में कमी आ जाती है। पूरी कंपनी की वैल्यू कम होती है तो प्रॉफिट्स कम होते हैं और इवेंचुअली एम्प्लॉइज के वेजेस पर भी असर पड़ता है। टॉप इंडियन आईटी फर्म्स का लगभग 55% रेवेन्यू यूएस से आता है, जबकि मीडियम साइज आईटी फर्म जैसे कि माइंडट्री, मैप्सिस, हेक्सावेयर जैसी कंपनियां 75 से 85% रेवेन्यू के लिए यूएस पे डिपेंड करती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अब वो H1B वीजा वर्कफोर्स के साइज को मेंटेन रखते हुए काम करते हैं तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े कम हो सकते हैं। हालांकि काफी ऑब्वियस है कि कंपनीज सिर्फ चुनिंदा हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए ही वीजा की इतनी फीस देंगी। वो दूसरे तरह के वीजा जैसे कि L1 वीजा पे ज्यादा हायरिंग कर सकती हैं। L1 वीजा ऑलरेडी एक कंपनी में कम से कम 1 साल काम कर रहे एम्प्लॉय को यूएस के ऑफिस में ट्रांसफर करने के लिए दिया जाता है। ये H1B वीजा से सस्ता भी होता है और उसमें सैलरी भी कम देनी पड़ती है, लेकिन इसमें नए लोगों को हायर नहीं कर सकते। कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि H1B का ये चेंज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इससे हमारा टैलेंट बाहर नहीं जाएगा और ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। एक सीधा सवाल ये है कि हमेशा ब्लेसिंग्स डिस्गाइज में ही क्यों मिलती हैं, सीधा क्यों नहीं मिलती? टैरिफ के बारे में भी ऐसा ही कुछ कहा गया, पर टैरिफ लगते ही उसका बुरा असर हमारे इंडस्ट्रीज पर होना शुरू भी हो गया। दुनिया भर में आईटी इंडस्ट्री एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऑलरेडी एआई के चलते लेऑफ्स हो रहे हैं। गूगल, इंटेल, सेल्सफोर्स, ओरेकल, अमेज़न जैसी सब कंपनीज ने 2025 में भारी मात्रा में लेऑफ्स किए हैं या लेऑफ्स करने की तैयारी में हैं। इंडिया में भी ऐसा ही हाल है। टीसीएस ने अब तक हाईएस्ट 12,000 लोगों को ले ऑफ किया है। डेटा दिखाता है कि 2025 में अब तक 491 कंपनीज ने कम से कम 1,37,600 लोगों को निकाला है। ओवरऑल आईटी सेक्टर में जॉब्स बढ़ने के बजाय घट रहे हैं। कुछ लोगों की सैलरी हेडलाइन बन जाती है, जबकि लाखों फ्रेशर्स की सैलरी 1 दशक से 3 लाख पर एनम पर अटकी है। नौकरी मिलती भी है तो कॉन्ट्रैक्ट पे। पिछले 10 सालों में आईटी इंडस्ट्री में टेम्पररी जॉब्स की तादाद कहीं ज्यादा बढ़ी है। हर साल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले 15 लाख स्टूडेंट्स अब कहां जाएंगे? कौन देगा इनको नौकरी? अब तक H1B वीजा बहुत स्टूडेंट्स की उम्मीद था। अब उनका ये अमेरिकन ड्रीम छिन गया है। पर अब तो सब हाई स्किल्ड इंडियंस वापस आ जाएंगे ना, यही होगा सारा इनोवेशन। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको H1B वीजा वालों की मीडियन सैलरी जान लेनी चाहिए। ये है $80,000 पर एनम से $1,20,000 पर एनम, मतलब हर साल 70 लाख से 1 करोड़ 6 लाख के बीच। हर महीने के हिसाब से देखें तो 5,80,000 रुपए से 8,83,000 रुपए। इंडिया में कितने ऐसे जॉब्स हैं जहां इतनी सैलरी मिलती है? इंडियन आईटी सेक्टर फिर भी बेहतर सैलरी देने वाला सेक्टर माना जाता है। यहाँ फ्रेशर्स को एवरेज 28,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। 5 से 8 साल के एक्सपीरियंस वाले को एवरेज करीब 68,000 रुपीज पर मंथ मिलता है। कुछ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल में एक्सपीरियंस वाले को 85,000 रुपए पर महीने मिल जाते हैं। हाँ, वो 1 करोड़ वाली नौकरी की खबर मैंने भी सुनी है, पर पूछने वाली बात यह है कि एवरेज सैलरी कितनी है। जैसे अभी IIM अहमदाबाद के 2025 बैच का टॉप ऑफर 1.1 करोड़ तक पहुंच गया, पर एवरेज सैलरी रही 30 लाख पर एनम। H1B वीजा वालों के मुकाबले आधे से भी कम। H1B वीजा वाले इंडियंस वापस भारत आ भी जाएं तो ना तो हमारा आईटी सेक्टर उनको अब्सॉर्ब करने के लिए तैयार है, ना ही उनको उतनी सैलरी मिल पाएगी जितनी अभी मिलती है। इसीलिए ज्यादातर H1B वीजा वाले प्रोफेशनल्स कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी का रुख करेंगे।
स्टूडेंट्स के बीच भी यही पैटर्न है। इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ने को एक तरह से H1B वीजा का पहला स्टेप मानते हैं। अमेरिका में पढ़ेंगे तो वहां जॉब लग जाएगी, धीरे धीरे सिटीजनशिप का रास्ता खुलेगा। इंडिया और चाइना से बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस में स्टेम सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करने जाते हैं। यूएस की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए इनको F1 वीजा दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के स्टूडेंट्स वापस आकर मेक इन चाइना करते हैं, जबकि इंडिया के स्टूडेंट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के प्रोजेक्ट में शामिल होते हैं। अब H1B वीजा का रास्ता मुश्किल होने से इंडियन स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ना प्रेफर नहीं करेंगे, और जो वहां ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो भी जॉब्स के लिए दूसरे देशों की तरफ रुख करेंगे। जर्मनी और चाइना ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। एक्सपर्ट जर्मनी के इंडिया एम्बेसडर ने वीडियो बनाकर कहा कि वो हाईली स्किल्ड इंडियंस को वेलकम करते हैं। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. चाइना भी एक नया K वीजा लेकर आया है। इसमें आपको किसी एम्प्लॉयर की स्पॉन्सर की जरूरत भी नहीं होगी। स्पेसिफिक स्किल वाले लोग चाइना जाकर जॉब तलाश कर सकेंगे और चाहे तो अपना बिजनेस भी खोल सकेंगे। ऑल इन ऑल ग्लोबलाइजेशन का सबसे ज्यादा समर्थन करने वाला अमेरिका खुद ही इस मॉडल से पीछे हट रहा है। वो सबको कह रहा है कि बस बहुत हुआ, अब सब अपना अपना देख लो, हम भी बस अपना ही देखेंगे। ज्यादातर देशों में इसी तरह की एंटी माइग्रेंट फैशिस्ट पॉलिटिक्स का उभार है। कहीं पर घुसपैठिया कहकर, कहीं पर मैक्सिकन्स, कहीं पर पाकिस्तानी कहकर माइग्रेंट्स को टारगेट किया जा रहा है। क्या माइग्रेंट्स को टारगेट करने से आपके यहाँ नौकरियां बढ़ जाती हैं, सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं? अभी लेटेस्ट घुसपैठी बिहार में बताए जा रहे हैं। एक स्टेट जहां की लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन नौकरी ना होने की वजह से दूसरे स्टेट्स में माइग्रेशन करने को मजबूर है, वहां उन्हीं को घुसपैठिया बताया जा रहा है। असली प्रॉब्लम यही है कि जब इकोनॉमिक मॉडल फेल हो जाता है तो उस पर पॉलिटिक्स की रंग बिरंगी परत लगाई जाती है। भारत हो या अमेरिका या यूरोप के देश, एक दूसरे को लेकर लोगों में जो डर बैठाया जा रहा है वो असली डर नहीं है। उसकी जड़ ग्लोबलाइजेशन और नियो लिबरल कैपिटलिज्म के फेलियर में छिपी है। अब तक तो हमने बस स्किल्ड लेबर के माइग्रेशन की बात की, पर इंडिया से स्किल्ड लेबर के साथ साथ सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर माइग्रेशन भी होता है। 2024 में 18.5 मिलियन इंडियन ओरिजिन लोग विदेशों में रह रहे थे। इंडियंस की टॉप डेस्टिनेशन यूएसए नहीं यूएई है। 2021 से 2023 के बीच नौकरी की तलाश में बाहर जाने वाले भारतीयों की संख्या ट्रिपल हो गई थी। जहां 2021 में 1,32,675 लोगों को बाहर जाने का क्लियरेंस मिला, वहीं 2023 में ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों को। ये वर्कर्स सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ओमान, ईरान और मलेशिया जैसे देशों में जा रहे थे। ये तो डॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन है। इसके अलावा कितने ही लोग डंकी रूट से बेहतर जिंदगी की तलाश में यूएस, यूके और दूसरे देशों में जाते हैं। अब तो यूपी और हरियाणा के परेशान युवक नौकरी के लिए इजराइल जाने को तैयार हैं। यूक्रेन में रशियन मिलिट्री के साथ लड़ रहे हैं। क्या यही अब माइग्रेशन का फ्यूचर है? एक तरफ हमारे यंग लोगों को हथकड़ी पहनाकर अमेरिका से बेदखल किया जा रहा है और दूसरी तरफ पॉलिसी बदलकर। और कैपिटलिज्म का तमाशा देखो कि एक वर्कर दूसरे की सपोर्ट नहीं कर सकता। H1B वीजा पर एक समय एलॉन मस्क तक ने कहा कि वो H1B वीजा की वजह से अमेरिका पहुंचे, पर H1B पर गए किसी भारतीय ग्लोबल सीईओ ने इस पर कुछ भी नहीं कहा। मार्क्स ने दिखाया था कि पूंजी हमेशा लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज रखने की कोशिश करती है ताकि प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो सके। इसके लिए सो कॉल्ड फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर जरूरी है। इसी के दम पर तो अब तक डेवलप्ड कंट्रीज ने दुनिया के दूसरे देशों में अपनी फैक्ट्रीज लगाई और उसको बेचने के लिए ट्रेड नेटवर्क्स बनाए। अब उनका ये कहना कि हम वापस अपनी फैक्ट्रीज को अपने ही देशों में लगाएंगे, कैपिटलिज्म के हर लॉजिक से बाहर है।
उसी तरह जिन लोगों ने आपके देश को, उसकी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया, उन्हें भी बाहर करना कैपिटलिज्म का लॉजिक नहीं है। इस तरह आप एक लार्जर ब्रेकडाउन को देख रहे हैं, जो सिर्फ माइग्रेशन का इशू नहीं है, ये इशू है इस ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल का। क्या ये मॉडल आज मनुष्य के जीवन को बेहतर बना रहा है? क्या ये मॉडल आज आपको प्रैक्टिकल लग रहा है? H1B वीजा रेस्ट्रिक्शंस ने दिखा दिया है कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स का दम निकल चुका है। अब आगे के लिए यही लेसन है कि अपना अपना देख लो। इस हफ्ते इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।